नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम भारत को स्वास्थ्य और कल्याण समाधानों के वैश्विक प्रदाताओं के रूप में स्थापित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हील इन इंडिया के मंत्र को वैश्विक मंत्र बनाना है और पूर्वोत्तर में न केवल प्रकृति बल्कि ये जैविक जीवन शैली के लिए भी एक आदर्श स्थान है। इसकी जैविक विविधता और जलवायु कल्याण के लिए प्राकृतिक औषधि की तरह काम करती है। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट के इस भव्य मंच पर हूं तो मन में गर्व है, आत्मीयता है, अपनापन है और सबसे बड़ी बात है भविष्य को लेकर अपार विश्वास है। अभी कुछ ही महीने पहले यहां भारत मंडपम मैम ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव मनाया था। आज हम यहां नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट का उत्सव मना रहे हैं। यहां इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स आए हैं। ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी में उत्साह है, उमंग है और नए नए सपने हैं। मैं सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों की सरकारों को इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके प्रयासों से वहां इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार माहौल बना है। नॉर्थ ईस्ट राइजिंग समिट, इसकी सफलता के लिए मेरी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन कहा जाता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट इस डाइवर्स नेशन का सबसे डाइवर्स हिस्सा है। ट्रेड से ट्रेडिशन तक, टेक्सटाइल से टूरिज्म तक, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। नॉर्थ ईस्ट यानी बायो इकोनॉमी और बांबू, नॉर्थ ईस्ट यानी टी प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, नॉर्थ ईस्ट यानी स्पोर्ट्स एंड स्किल, नॉर्थ ईस्ट यानी इको टूरिज्म का इमर्जिंग हब, नॉर्थ ईस्ट यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की नई दुनिया, नॉर्थ ईस्ट यानी एनर्जी का पावर हाउस। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। अष्टलक्ष्मी के इस आशीर्वाद से नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य कह रहा है हम निवेश के लिए तैयार हैं, हम नेतृत्व के लिए तैयार हैं। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत का सबसे अहम अंग है। हमारे लिए इसका मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, हमारे लिए ईस्ट का मतलब है एम्पावर,
एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वी भारत के लिए यही हमारी सरकार की नीति है। यही पॉलिसी, यही प्रायोरिटी आज पूर्वी भारत को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ के सेंटर स्टेज पर लेकर आई है। साथियों, पिछले 11 वर्षों में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आया है, वो केवल आंकड़ों की बात नहीं है। इस जमीन पर महसूस होने वाला बदलाव है। हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ केवल योजनाओं के माध्यम से रिश्ता नहीं जोड़ा, हमने दिल से रिश्ता बनाया है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूं ना, सुनकर के आश्चर्य होगा। 700 टाइम, 700 से ज्यादा बार हमारे केंद्र सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट गए हैं। और मेरा नियम जाकर के आने वाला नहीं था, नाइट स्टे करना कंपलसरी था। उन्होंने उस मिट्टी को महसूस किया, लोगों की आंखों में उम्मीद देखी और उस भरोसे को विकास की नीति में बदला। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं देखा, हमने उसे इमोशनल कनेक्ट का माध्यम बनाया है। हम लोग इससे आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट के मंत्र पर चले और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, आज ये ग्रोथ का फ्रंट रनर बन रहा है। साथियों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को अट्रैक्टिव बनाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, वहां इन्वेस्टर्स को भी एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। बेहतर रोड्स, अच्छा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नेटवर्क किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन है। ट्रेड भी वही ग्रो करता है जहां सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यानी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हर डेवलपमेंट की पहली शर्त है, उसका फाउंडेशन है। इसलिए हमने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं पहलगाम आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के तुरंत बाद बर्लिन आया हूं और भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। भारत कभी भी परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा और भारत पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से द्विपक्षीय तरीके से व्यवहार करेगा। इस संबंध में किसी भी तरफ का कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। हम जर्मनी की इस समझ को भी महत्व देते हैं कि हर देश को आतंकवाद के खिलाफ खुद की रक्षा के अधिकार है। Begin by thanking Foreign Minister Wadeful Johan for this meeting so early in your tenure. We in fact had a conversation, if I remember right, on your very first day in office, and the minister had called to express support as we were battling terrorism at that time. I want to emphasize that we deeply value the solidarity expressed by the German government during that period. Now, we all know that the world order is under considerable churn. The political uncertainty is as evident as the economic volatility. There are challenges which are posed by technology, especially AI, which are a matter of priority for all of us. And the answers lie in creating more resilient and reliable supply chains,
and indeed in promoting deeper trust and transparency in the digital domain. All of this clearly rests on stronger economic and people-to-people linkages, and most important, a relationship led by a strong political commitment and strategic understanding. So it is with that perspective that Minister Wadaful and I approached our discussions today. Our talks address different dimensions of our bilateral cooperation. They range from trade, technology and investment to defense, security, energy, sustainability, mobility of talent and societal exchanges. I think the Minister has given some very specific examples of what we discussed. I don't want to repeat it, but I do want to assure him that the Indian community here, I'll be meeting the representatives tomorrow, has really a great deal of appreciation for the manner in which they are received in this country. I've met a few students, I'll probably be meeting a few more, and they too welcome the opportunities that they have in Germany. Now, apart from that, we exchange views on a wide range of issues, from our immediate neighborhood to global concerns and challenges. And I want to underline here that Germany for us is a really important partner. We cooperate from forums like the G4, which is dedicated to promoting UN reform, to the G20, where I think our delegations and indeed our ministers and our leaders have historically collaborated very closely. Earlier this morning, I had the honor of meeting Chancellor Merz and noting his strong commitment to elevating and expanding our strategic partnership. I also met with the Foreign and Security Policy Advisor, Dr. Sutter, and the Economy and Energy Minister, Katharina Reisch. We had productive conversations, obviously, and I must also say that it was a pleasure yesterday to meet a cross-section of German parliamentarians, and I thank them for their consistent support for our ties. Germany, for India, is our largest economic partner in the European Union. In recent years, our cooperation has acquired many more facets and gained much stronger momentum. Our relationship has come a very long way, and you will note the logo behind me of 25 years of our strategic partnership. But let me also say that what lies ahead of us is a relationship much stronger, much deeper, much closer. While deeply valuing this bilateral dimension, we also recognize Germany's crucial, I would say invaluable role in shaping our larger relationship with the European Union. On that front too, there is a lot that is happening. Again, the Minister spoke about it, and especially after the visit to India of the EU College of Commissioners in February 2025, we think today that there's a new energy and a new enthusiasm in taking that relationship forward. I come to Berlin in the immediate aftermath of India responding to the Pahalgam terror attack. Let me share with you what I conveyed to Minister Wadaful in that context. India has उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और सरकार बनते ही सीएम योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए हैं, जिनके चलते उनकी काफी तारीफ हुई है। वहीं यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने, और आपको बता दें कि जो सीएम योगी की टीम के प्रमुख चेहरे हैं, ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे। योगी सरकार ने जनहित में किए कई कार्य।
अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी ने मनोज कुमार सिंह पर जताया भरोसा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह। ब्यूरोक्रेसी में एक प्रतिष्ठित नाम है मनोज कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं। राज्य में 14 साल के वनवास के बाद साल 2017 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए हैं, जिनके चलते उनकी काफी तारीफ हुई है। और साल 2022 के यूपी चुनाव में जनता ने फिर योगी का साथ दिया था। योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा से रही है। योगी सरकार में ही धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था और इस कानून के तहत जबरन या फिर छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया। योगी सरकार ने 8 साल में सनातन के 8 नए आयाम स्थापित किए हैं, जिनमें सबसे बड़ा हाल ही में हुआ महाकुंभ है, जिसने तीर्थ नगरी में पहुंचे संसार के यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं, जो कि सीएम योगी की टीम का प्रमुख चेहरा है। मनोज कुमार सिंह के बारे में कहा जाता है कि डिलीवरी ऑन टाइम की सीएम योगी के मंत्र को मनोज कुमार सिंह ने आत्मसात कर लिया है। वर्तमान में प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अब स्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त जैसे नीतिगत विषयों से जुड़े 2 अति महत्वपूर्ण पदों का दायित्व संभाल रहे हैं। मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव पंचायती राज खाद्य प्रसंस्करण यूपीडा और साथ ही उपशा के चेयरमैन, साथ ही पिकअप अध्यक्ष जैसे प्रदेश के विकास को गति देने वाले अति वरिष्ठ पदों की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमत कथा मंडपम का उद्घाटन किया, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के पीठासीन और सभी पदों से जुड़े हुए संतों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने एक एक पाई को बचाते हुए एक कथा मंडप के बारे में सोचा। क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है, कुछ जगहों पर जाने में वह कभी चूकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू नदी के घाट पर अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। मैं सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन जो प्राचीन टीला था, त्रेता युग का टीला था, जिसमें हनुमान जी महाराज सदैव वास करके अयोध्या धाम की रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। उस हनुमानगढ़ी की इस पूरी परंपरा को जिन पूज्य संत की कृपा से आज हमें यह स्वरूप देखने को मिला है, ऐसे पूज्य बाबा अभय राम दास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी कृपा का ही ये परिणाम है कि जब उन्होंने वैष्णव अखाड़ों की इस जन्मभूमि पर भारत के सनातन धर्म की रक्षा के उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाया, आज उसका यह भव्य रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। जो आज श्री हनुमत कथा मंडपम का भी जो ये भव्य स्वरूप है, इसके पीछे भी बाबा अभय राम दास जी की ही वे भावनाएं हैं जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा।
बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी निसीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोधा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब इस श्रीमद हनुमत कथा मंडपम के भव्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। सचमुच ये कथा मंडपम पूज्य बाबा अभय रामदास जी की भावनाओं को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनकी आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी कि देखिए मेरे आने वाली पीढ़ियों ने हनुमानगढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, हनुमानगढ़ी के वैभव को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वैभव श्री हनुमानगढ़ी के पास उमड़ रहा है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बना करके उसे श्री हनुमत कथा मंडपम के रूप में और अब यहां पर होने वाले बड़े बड़े धार्मिक कार्य। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।